नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स ए फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर के बारे में। आज की दुनिया में जो इंटरनेशनल सिस्टम है, क्या वो सच में फेयर और रिप्रेजेंटेटिव है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल के मंच से ये सवाल उठाया। और ये सिर्फ इंडिया की चिंता नहीं है, ये चिंता पूरे ग्लोबल साउथ, एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, इन सब देशों की शेयर्ड चिंता है। सबसे पहले ग्लोबल ऑर्डर का मतलब समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर, वी मीन वो पूरी व्यवस्था जिसमें कंट्रीज आपस में डील करती हैं। ट्रेड, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। आइडली ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो प्रिडिक्टेबिलिटी दे, फेयरनेस दे, स्टेबिलिटी दे। लेकिन रियलिटी में ये अभी भी 1945 की पावर स्ट्रक्चर के ऊपर टिका हुआ है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनी। अब जरा सोचिए, उस समय दुनिया में कितने देश कॉलोनियल रूल के नीचे थे। बहुत सारी इकोनॉमीज अभी भी डेवलप हो रही थी, पर आज के जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग है। नए इकोनॉमिक पावर्स उभरे हैं, पॉपुलेशन का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल चुकी है, मगर डिसीजन मेकिंग सिस्टम अभी भी वही पुराना है। सबसे बड़ा एग्जांपल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट, यानी P5। और इन सबको वीटो पावर मिला हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है 1945 की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान और जर्मनी जैसे बड़े देश परमानेंट सीट से बाहर हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन और इकोनॉमिक वेटेज कई P5 नेशन से ज्यादा है। यहाँ पे ये जो इम्बैलेंस है बिल्कुल साफ दिखता है। और इसी तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखिए, यहाँ वोटिंग राइट्स में अभी भी जो रिच नेशंस हैं वो डोमिनेट करती हैं। एग्जांपल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के पास IMF में करीब 16.5% वोटिंग शेयर है, जबकि अगर उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर उसका शेयर केवल 4% है। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे रीजन्स की आबादी दुनिया की आधी आबादी से भी ज्यादा है, पर ग्लोबल फाइनेंस के बड़े डिसीजन में उनकी आवाज अभी भी कमजोर है। फिर आता है वीक मल्टीलैटरलिज्म। पावरफुल कंट्री जब चाहती हैं वो मल्टीलैटरल फॉर्म्स को बाईपास कर देती हैं। यूएसए का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकलना या WHO से टेम्परेरी एग्जिट इसका एग्जाम्पल है। इसकी वजह से ट्रस्ट जो है वो टूटता है और कलेक्टिव एक्शन कमजोर हो जाता है। ट्रेड भी जो है कई बार जियोपॉलिटिकल वेपन बन जाता है। डेवलप इकोनॉमीज टैरिफ और कार्बन टैक्सेस को लेवरेज करके डेवलपिंग नेशंस पर दबाव डालती हैं। यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स या यूनाइटेड स्टेट्स की हाई टैरिफ इस ट्रेंड को दिखाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा मॉरल क्वेश्चन है क्लाइमेट जस्टिस का। हिस्टोरिकल डेटा ये बोलता है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट किया है और यूएस अकेला करीब 20% हिस्टोरिक CO2 एमिशन का जिम्मेदार है। लेकिन इसकी वजह से सबसे ज्यादा सफर किसने किया है? स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, अफ्रीकन नेशन, साउथ एशियन कंट्रीज, जिनका कंट्रीब्यूशन CO2 एमिशन के अंदर काफी कम है। आज की इकोनॉमी में पावर जो है टेक्नोलॉजी और डेटा कंट्रोल से भी आती है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में केवल 100 मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबल प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट का 40% होल्ड करती हैं। और ये जो कंपनीज हैं ज्यादातर यूएस और चाइना में हैं। इसका मतलब है डेवलपिंग नेशंस को हर एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, यानी कि AI, सेमीकंडक्टर, मेडिकल इनोवेशन, इन सब के लिए उनको वेट करना पड़ता है। और इन सब के लिए वो यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन सब से ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर है वो ना तो फेयर है और ना ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब सवाल उठता है कि इसको बदला कैसे जाए, इसके अंदर रिफॉर्म्स कैसे लेके आए जाए। सबसे पहला स्टेप है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करना होगा। G4 कंट्रीज, जिनके अंदर इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान आते हैं, ये अक्सर आपस में एक दूसरे की परमानेंट सीट की जो बिड है उसको सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक का जो कोटा है उसको भी रीअलाइन करना पड़ेगा ताकि इकोनॉमिक वेटेज और पॉपुलेशन शेयर रिफ्लेक्ट हो सके। उसके अलावा हमें डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म करना होगा। अभी भी कई ग्लोबल प्रोसेसेस कॉलोनियल एरा की सोच से इन्फ्लुएंस है। इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स जैसे इनिशिएटिव से दिखाया है कि डेवलपिंग नेशंस की कलेक्टिव आवाज ग्लोबल गवर्नेंस में शामिल करना पॉसिबल है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना जरूरी है। आज AI, डेटा, साइबर सिक्योरिटी ये हर जगह पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जैसे कि आधार, UPI, ओपन सोर्स डेटा प्लेटफॉर्म्स, ये जो है पूरी दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बन सकता है। ये मॉडल दिखाता है कि टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव और अफोर्डेबल दोनों हो सकती है। उसके अलावा क्लाइमेट जस्टिस भी उतना ही क्रिटिकल है।
प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि CBDR प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन करना होगा। इसका मतलब है कि रिच कंट्रीज को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिटिगेशन एफर्ट्स के अंदर। लॉस और डैमेज फंड को एडिक्वेटली फाइनेंस करना डेवलप्ड नेशन की मोरल और लीगल दोनों जिम्मेदारी है। ट्रेड सिस्टम को भी इक्विटेबल बनाना होगा। WTO रिफॉर्म जरूरी है ताकि डेवलप्ड कंट्रीज की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाए। उसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी के नए रूल्स जैसे कि डेटा फ्लोज, ई-कॉमर्स, टैक्सेशन, ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज की कंसेंसस से बने, न कि पावरफुल इकोनॉमीज की टर्म्स पर। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया की क्या भूमिका है? इंडिया ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी है और वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी 2023 और ब्रिक्स समिट में दिखाया कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो डिवाइड है उसको ब्रिज करने की कैपेसिटी उसके पास है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनिशिएटिव्स प्रूफ हैं कि इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए सॉल्यूशन डिजाइन करना चाहता है। तो दोस्तों, एक ट्रूली फेयर और रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर बनाने के लिए सिर्फ गुडविल काफी नहीं है, इंस्टीट्यूशन को रिस्ट्रक्चर करना होगा, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सिस्टम को इंक्लूसिव बनाना होगा और हर लेवल पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट अडॉप्ट करनी होगी। इमर्जिंग पावर जैसे कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और एशियन नेशंस को लीडरशिप दिखानी होगी। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इक्विटेबल ग्रोथ, इन सब का सामना कलेक्टिव और एक अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। वरना पुराना अनइक्वल स्ट्रक्चर वो जो है नए कन्फ्लिक्ट्स और इनस्टेबिलिटी को जन्म देता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।